Hello everyone, I am back after a short time. I was not well. चलो अब हम थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ट्राई करते हैं ये चैप्टर आज फिनिश हो जाए। आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट अभी तक यही सोचा है 2 टॉपिक्स कवर करेंगे, अगर थर्ड हो पाया तो कर पाएंगे, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड देन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। पहले हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल होता है जो हमने बना दिया, जिसको सारी अकाउंटिंग फर्म सबको फॉलो करना है। जैसे आपके क्लासरूम में एक रूल्स हो गए, खाली वो रूल्स एक बच्चे को तो नहीं फॉलो करना ना, सबको फॉलो करना है। ऐसे ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है जिसमें हमें एक सेट ऑफ रूल्स है जो सारी की सारी अकाउंटिंग फर्म्स, अकाउंटिंग बिजनेस, प्रोपराइटर, ओनर सबको फॉलो करना है, ताकि उससे एक यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि कोई फ्रॉड ना हो, ठीक है। इसके लिए यू कैन सी द डेफिनेशन। सो समझ आई बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या हो गए? एक सेट ऑफ रूल हो गए, फाउंडेशन हो गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की, और जिसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, हमें फिनेंशियल अकाउंटिंग में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करने में आता है, ठीक है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग, एनहांसिंग ट्रांसपेरेंसी रहेगी अगर सब एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो कर रहे हैं, एक फ्रेमवर्क हो जाएगा, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया जिससे हम फिनेंशियल इंटीग्रिटी और मार्केट स्टेबिलिटी कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बनाया किसने है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एन ऑथोरेटिव स्टेटमेंट इशूड बाय ICAI, अ प्रोफेशनल बॉडी ऑफ अकाउंटिंग इन आवर कंट्री। अब ये ICAI क्या है, इसी पे मैं फोकस करूंगी अभी के लिए। मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ICAI क्या होता है। ICAI ये आपके 1 मार्क्स की क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकता है। जो मैं लिख रही हूँ इसको ध्यान से समझो, इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर देना। पहले तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ओके, जो लोगों ने अब कॉमर्स लिया है, आगे जाके CA की प्रिपरेशन करनी है, तो ICAI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, अकाउंटेंट्स। ओके, एंड देन एक होता है हमारा ICWAI। अब इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। क्लियर? ये दोनों 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकते हैं, सो यू कैन मार्क इट एज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब होता क्या है, हमारे रूल्स कौन बनाता है? सबसे पहली बात, हमारे रूल्स सेट करता है ICAI, ठीक है। ओके, इसकी शॉर्ट फॉर्म कुछ जगह आपको मिलेगी, इवन NCERT के बुक में भी मिलेगी, इंडियन AS के नाम से। यहाँ पे कुछ अभी क्या है, ICAI ने कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जिसको हम कहते हैं इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये किसने बनाए? हमारे ICAI ने बनाए। क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके, now we will move further. What are the advantages of accounting standards? कि हमने accounting standards तो बना लिए, अब इसकी advantages क्या है?
सबसे पहली एडवांटेज है कि अगर हमारा एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना हुआ है, सो वी कैन easily compare it with the other companies and industries or anyone. So comparability easy हो जाता है. क्लियर. डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है. इन्वेस्टर, लेंडर्स और स्टेक होल्डर्स को कंप्लायंस होता है. एक हमारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मिल बन गया जिसे फॉलो करके हमें आगे चलना है. एंड फर्दर इट हेल्प्स ऑडिटर्स. हाउ इट हेल्प्स ऑडिटर्स? हु आर ऑडिटर्स? जो हमारे सारे के सारे चेकिंग करते हैं. सो इट हेल्प्स देम. इट रिड्यूसेस errors and manipulation because rules are there. And then reliability and credibility भी होती है. क्यों reliability है? क्योंकि कोई error नहीं होगी. credibility क्या है? बैंक लोन easily मिल जाते हैं. हमारा एक set of framework बना हुआ है. Clear? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एडवांटेजेस आ सकती हैं 2-3 मार्क्स के क्वेश्चंस में. बट देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑल्सो. एक रिजिडिटी हो जाती है क्योंकि हम फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते. एक लीगल फ्रेमवर्क है जो करेंट हमारे को एक लीगली फ्रेमवर्क मिल गया. बायसनेस हो सकती है. क्लियर. ह्यूमन एरर भी हो सकती है. ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. अब एक चीज़ और समझाते हैं. मैं बार बार बोल रही हूँ कि कुछ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारा वैसे बेस्ड है इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड पे. IFRS जिसकी फुल फॉर्म है. फिर से बता रही हूँ, ये 1 मार्क्स की क्वेश्चन में आ सकता है. इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग एक स्टैंडर्ड है. उसका इंडियन वर्जन है हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. जिसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया गया है जो जिसको डेवलप किया है हमारा ICAI ने. लेकिन हमारा IFRS को डेवलप किया है IASB ने. इसकी फुल फॉर्म क्या है? मैं यहाँ लिख देती हूँ IASB, जिसकी फुल फॉर्म है हमारी इंटरनेशनल. ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है. सो प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. क्लियर. जो हमारा इंडियनाइज्ड वर्जन है दैट इज इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. और वैसे पूरा वर्ल्ड किसको फॉलो करता है? दैट इज IFRS, इंटरनेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड. अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बात करते हैं. Indian AS has been gradually implemented in India with certain companies जो हमारे को उन्हीं स्टैंडर्ड उन्हीं लीगल फ्रेमवर्क पे चलना है. तो एक कम्प्रीहेंसिव फ्रेमवर्क हो गई. एंड इट एनहेंस डिस्क्लोजर. ये आपका अगर क्वेश्चन में आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय इंडियन AS, सो आपको क्या डिफाइन करना है? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इंडियनाइज्ड वर्जन है, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लीगल फ्रेमवर्क्स को एक सेट ऑफ रूल्स देता है. ठीक है. इसके मेरिट्स भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले भी कर सकते हैं कि इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, रिड्यूसेस एरर्स. लेकिन अगर थोड़ा सा और इलैबोरेट क्वेश्चन आ जाए तो उसमें ये पॉइंटर्स डाल सकते हो. नाउ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास 32 रूल्स हैं. वाइल इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास 41 रूल्स हैं. इसको याद रखना, कई बार ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आया है. अब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में डिफरेंस क्या है?
So here my AS stands for, my AS is international, okay, and here Indian AS, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड here we are talking about. और ये कौन सा AS है? ये इंडियन AS है. ये हमारा बेस्ड है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, ये हमारा बेस्ड है IFRS से. अभी बताई थी ना IFRS की फुल फॉर्म. इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है AS में, इंडियन AS में सिंपल लैंग्वेज है. AS हमारा रूल बेस्ड है, वाइल इंडियन AS हमारा प्रिंसिपल बेस्ड है. AS की इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कॉस्ट करें तो उसमें एसेट्स की वैल्यू हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होती है, और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हम कई बार फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स ले सकते हैं. इसीलिए हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल नॉट यूनिफॉर्म है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड हमारा यूनिफॉर्म है, एक रूल्स पे, एक प्रिंसिपल्स पे चल रहा है. इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को इन्वेस्टर्स ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को ट्रस्ट करते हैं. ठीक है, इसमें से 2-3 पॉइंटर्स याद कर लो अगर ये बाय चांस डिफरेंस में आ जाए. तो आज हमने अभी इस टॉपिक में क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हमारा लीगल सेट ऑफ रूल्स है, जो हर सारे के सारे बिजनेस देखते हैं, उसकी एडवांटेजेस करी. फर्दर मैंने कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बताई, ICAI की, ICWAI की इम्पोर्टेंस बताई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिमिटेशंस बताई, IASB क्या होता है ये बताया. देन आई हैव कवर्ड अ स्मॉल डिटेल टॉपिक, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. क्लियर. एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग करते वक्त हमने देखा कि जब हम रेवेन्यू और कॉस्ट को निकालते हैं तब हमारा 2 ब्रॉड कैटेगरीज में हम डिवाइड करते हैं, कैश बेसिस में और एक्रूअल बेसिस में. अब ये क्या होता है? दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम योर NCERT बुक. ये NCERT बुक के पूरे वर्डिंग्स हैं. एक्रूअल बेसिस क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट्स या जब भी रेवेन्यू और को रिकॉग्नाइज जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस को माइंड में रखते हैं एक्रूअल बेसिस में. देयर इज अ मोर एप्रोप्रिएट बेस फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एज एक्सपेंसेस आर मैच अगेंस्ट रेवेन्यू अर्नड इन रिलेशन. जैसे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड आर मैच अगेंस्ट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. हमें ये नहीं पता कि हमने गुड्स कब बेचे, हम उसको जिस वक्त हमारी सेल हुई है उस वक्त लिखते हैं एक्रूअल बेसिस में. जिस टाइम, एक्रूअल इस वर्ड से निकालो कि जब अकर हुई सेल उस टाइम. मॉनेटरी इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन इज टेकन इनटू अकाउंट इन पीरियड इन विच दे आर अर्नड rather than the period in which cash is actually received or paid by the enterprise. हम ये नहीं देख रहे हमारे पास कैश कब आया, जब वो अकर हो गई ट्रांजेक्शन तब हम लेते हैं एक्रूअल बेसिस में. एंड कैश बेसिस में क्या करते हैं, जब हमारे पास कैश रिसीव्ड हुआ, ठीक है, तो तब हम अकाउंट्स में, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंटर करते हैं. ये बेसिक डिफरेंस है. इसका एग्जाम्पल देख लो. इफ ऑफिस रेंट फॉर द पीरियड ऑफ दिसंबर 2000 इज पेड इन जनवरी 2015, तो हम कब रिकॉर्ड करेंगे बुक्स में, 2015 में. ठीक है. सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट इन द मंथ ऑफ January 2000 would not be recorded in January but say in April when the payment for the same is made. कैश बेसिस के अकॉर्डिंग हमें कब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना है, जब हमारी सेल हो गई, हमारे पास कैश आ गया. और एक्रूअल बेसिस क्या कहता है, आपको उसी टाइम रिकॉर्ड करना है. ठीक है. इसको एक इजी सा डिफरेंस मैंने कर दिया यहाँ पे ताकि आपको क्लियर हो जाए. कैश बेसिस नाम से ही पता लग रहा है, कैश ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. एक्रूअल बेसिस में हमारा कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस आ जाता है. सो इनकम्स को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब रिसीव हुई कैश में.
इनकम्स को कब रिकॉर्ड करेंगे, चाहे कैश में रिसीव हुई या नहीं हुई। एक्सपेंसेस को कब रिकॉर्ड करेंगे, जब वो पेमेंट हो गई, जब हमारे पास कैश ट्रांजेक्शन आ गई, सिंपल कैश बेसिस हो गया। और एक्रूअल जब हमारे पास आई या नहीं, हमारे पास कैश आया या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड वेदर कैश इज पेड और नॉट, एक्रूअल नाम से जब अकर हो गई। It doesn't take into the consideration outstanding expenses, prepaid expenses, accrual income and income received in advance. लेकिन हमारा accrual basis इन सबको consideration लेता है। इसीलिए कैश बेसिस को हम recognize नहीं करते कंपनी एक्ट 2013 में, इसको करते हैं। कोई भी 3-4 पॉइंट्स डिफरेंस में लिख देना अगर आ जाए। बेसिकली पर्पस क्या है डिफरेंस बताने का, ताकि आपको डेफिनेशन और कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कैश बेसिस में खाली कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं, एक्रूअल बेसिस में जिस टाइम अकर हुआ उसी टाइम उसमें कैश और क्रेडिट दोनों लिया जाता है। इट डजंट एसरटेन करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एज इट डज नॉट रिकॉर्ड कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस करेक्ट नहीं आता, लेकिन ये हमारा एसरटेन करता है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि इसमें कंप्लीट कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन सारी है। तो हमारा कैश बेसिस किसके लिए सूटेबल है, जो हमारे प्रोफेशनल बॉडीज है जैसे डॉक्टर्स, लॉयर्स। और एक्रूअल बेसिस कौन लेता है, सारी की सारी बिजनेस एंटरप्राइज, ताकि हमारा प्रॉफिट मोटिव हो। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में वी आर गोइंग टू कवर वन मोर important topic, that is GST. So I hope you will be there to watch my next video, and before going, do subscribe my channel and do like it. Bye bye for today.